पर, है भैया ना। इसमें एक ऐसा भी ध्यान गया कि कई जगह इन्होंने खुद ऐसा लिखा है कि इससे प्रॉब्लम अनरिजॉल्व रह रही है। तो हाँ, अनरिजोल्व रह जा रही है, वही बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, है जैसे ना। इमोशन तो का दूसरा आदमी, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है, तो उसमें भी उन्होंने खुद हाँ, ऐसे लिखा है कि प्रॉब्लम रिमेन्स अनरिजॉल्व। तो रह जाएगी, तो वो इसलिए रह जाएगी क्योंकि दर्शन फिर वहां पर ऐड कर रहा है कि वो संस्कार पक्ष को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं ना ये लोग। तो वो जी। रिलेटिव में देख रहे हैं प्रॉब्लम को, पर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एब्सोल्यूटनेस में भी होती है ना। वो व्यक्ति एब्सोल्यूट को नहीं समझ रहा है। हम्म। वहां पर भी तो ऐसे ही अपन इस थ्योरी को जब अपन कोर्स में डाल रहे हैं तो इसकी लिमिटेशंस को भी दर्शन की रोशनी में डाल सकते हैं जी कि भैया। ये यहाँ पर लिमिटेशन आ रही है ना। और फिर वापस से दर्शन जब अपन इसके आधार पे जब दर्शन को मतलब सोल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम, तो वहां पर इनकी ये टेक्निक्स काम आ सकती है। जी भैया। और ठीक है ना। निखिल, हाँ, निखिल, मैं ये भी ऐड करना चाह रही हूँ कि अपन का जो मेन मकसद है, क्योंकि हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर मध्यस्थ दर्शन की नजर में देना चाहते हैं, अपन आंसर उनके ढूंढ रहे हैं। तो इसमें तो अपने पास बहुत अच्छा, जो आपने न्यूक्लियर फैमिली की बात करी, जो टाइप्स ऑफ फैमिली में न्यूक्लियर, जॉइंट, ये जो फैमिलीज हैं, जी ना। और जो मध्यस्थ दर्शन तो 10 मेंबर के अलावा बात ही नहीं करते, ठीक है ना। बाबा जी के अनुसार तो परिवार वही है जहाँ माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब हैं। तो इट्स नॉट ओनली न्यूक्लियर, इट्स अ जॉइंट फैमिली। माँ बाप भी तो है ना उसमें। हाँ, तो तो ये वो जो पीढ़ी प्रॉब्लम का पे, बात हाँ, बोला है। जी। हाँ, हाँ। और एक और बहुत अच्छा ध्यान इस बात पे भी जाता है, जो कि हम सुबह मॉर्निंग क्लास में कर रहे हैं आजकल। वो उसमें बता रहे हैं कि वो जो ये जो अकेले आदमी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो परिवार में ही अपने आप को प्रमाणित करता है। तो परिवार में प्रमाणित करने के लिए संबंधी तो चाहिए ना। और आजकल जो मेन प्रॉब्लम हो रही है परिवारों में, कि मेंबर ही नहीं है, मेंबर्स ही नहीं है। वन वन मेंबर फैमिली हो गया, हस्बैंड वाइफ, बच्चे नहीं चाहिए, और कहीं तो हस्बैंड वाइफ में से कोई एक ही चाहिए, कोई नहीं चाहिए। तो ये जो सारी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, सोशल बिहेवियर की सारी प्रॉब्लम का आंसर अपने पास इस तरह का, अपने पास अपन सोच सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं कि ऑलरेडी दिया हुआ है। वी कैन पॉइंट आउट ऑल दोज थिंग्स। बिल्कुल। बिल्कुल नानी, ठीक बात है। हाँ। हाँ। ठीक आप भैया। है जब ना। बोल रहे हो तो बहुत चीजों पे पॉइंट पे ध्यान जा रहा है कि यहाँ से इस चीज को अपन निस्तृत कर सकते हैं, यहाँ से इस तार को जोड़ सकते हैं, यहाँ से इस तार को जोड़ सकते हैं। जी ठीक है, जी। बहुत अच्छा था। और कई चीजों के आंसर है जो आप लिखते भी जाना, मैं भी लिख रही हूँ। जब आप बोल रहे होते हैं ना, तो मैं भी हाँ वो हाँ। लिख रही हूँ कि कहाँ कहाँ इन चीजों का जवाब दे सकते हैं। पॉइंट वाइज लिख रही हूँ मैं। जी, बहुत बढ़िया, ये आगे भी हेल्पफुल रहेगा नानी। Of course, when you are going to write in your own scripture way, then these points will be very essential to help you कि हाँ, यहाँ अभ्यास दर्शन में ये बोला गया था, मानव व्यवहार दर्शन में ये बोला गया था। जी तो वो जी। अपन कनेक्ट कर पाएंगे साथ के हाँ साथ। जी। जी और जी। आप जब पढ़ रहे थे तो बहुत चीजों से कनेक्शन हो रहा था। जी, थैंक यू। अब बालमुकुंद भी आप कुछ और जोड़ रहे थे? हाँ, मैं बस ये मेरा हो गया वैसे। इतना ही बोल रहा था मैं कि इनके जो अपने लिए रिलेवेंट पॉइंट्स हैं ना, उनको अपन स्पेशली हाईलाइट भी करें। हाँ। और जहाँ पर इनकी लिमिटेशन है उनको भी दर्शन की रोशनी में हाईलाइट करें। जी। तो दोनों के, हाँ, उससे अपना फोकस हो जाएगा ना कि इतनी बड़ी थ्योरी में से क्या अपन को उठाना है। हाँ। भैया इसमें मैं इस तरह से एक सोच रही थी, अभी जैसे लिख रही हूँ तो, कि जहाँ पे भी एक जैसे चैप्टर या तो फिनिश हो रहा है, तो उसके पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख ले कि ये बिंदु पर, मतलब जो इनकम्प्लीट लग रहा है उनको एरियाज ऑफ रिसर्च या ऐसे कुछ एक हेड में डाल के, आगे हम जब दर्शन का कंटेंट इंट्रोड्यूस करें वहां पे फिर इनके आंसर्स एड्रेस करें। तो और उसके अलावा अपन है ना, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस पे एंड में लिख सकते हैं। उस दिन भैया से बात हुई थी तो बता रहे थे कि जी। चैप्टर करने के बाद में अपन को जो क्वेश्चन समझ में आते हैं, जो हमने अभी किया, नॉट मध्यस्थ दर्शन का, इसका जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी अपन लिखते जाएं साथ में। बिल्कुल, उससे बीच क्या में होगा फिर उनको। एक्सरसाइज और एक्टिविटीज हम्म। कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हाँ। नहीं। तो हाँ, वो मतलब राफ्टिंग का आप, जैसे। हाँ हाँ, भैया। आप जो बोल रहे हैं ना उनका, हाँ, उनका टोटलिटी में प्लेसमेंट तो अपन करे ही जहाँ पर सेपरेटली अपन कर रहे हैं। हाँ हाँ। पर जब ये थ्योरी जहाँ पर अपन प्लेस कर रहे हैं ना, वहाँ पर बहुत मतलब बहुत छोटे में लिखा जा सकता है।
ओके ओके, ठीक है। फॉर द हाँ, ये थ्योरी जब अपन प्लेस कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, तो ठीक है। जैसे, हाँ, जैसे अपना जो बेसिक अपना जो कोर्स है ना, जो हाँ साइकोलॉजी है, तो बाबा जी का उसमें जो अंडरलाइन लाइन ये है कि मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष। जी। तो ये अंडरलाइंग लाइन है, मतलब बाबा जी की ओर से, कि मनोविज्ञान में टोटली फाइनली क्या चीज ऐड करनी है, तो मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष को हाईलाइट करना है ना। ओके। तो हाँ, तो जैसे अभी ये पूरी बोवेन की थ्योरी अपन देखेंगे ना, तो अपन को क्लियर कट दिखाई देगा कि वही मिसिंग है यहाँ पर। हाँ, बहुत जैसे जगह भाई पे। हाँ, जैसे भाई दो लोगों में एक एक आदमी के कारण दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे के कारण पहले को प्रॉब्लम हो रही है, पर हाँ। ये रिलेटिव नहीं है। संस्कार मतलब उनको अपने संस्कार के कारण भी तो प्रॉब्लम हो रही है ना। जी। और वो जब सुधरेगी ना, तो सुधरेगी भी वो वहीं पर ही। ये रिलेशनशिप सुधारने में इनकी कुछ टेक्निक्स होगी, पर हाँ। फाइनली क्या सुधरेगा, वो संस्कार ही सुधरेगा दोनों का। हम्म। तो ऐसे अपन यहाँ पर हिंट दे सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न ही अपन रख सकते हैं, जो वो मंजू दीदी भी बोल रही है ना, कि अब बिल्कुल। मध्य दर्शन की रोशनी में आइडेंटिफाई करो कि कैसे संस्कार वाला पक्ष इसमें छूट गया हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है है। ना। जी, मैं अब इसको अपने राइटिंग में थोड़ा इंटीग्रेट करके आपको एक बार भेजती हूँ भैया। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोल रहे हैं कि भाई ट्रायंगल से कम में जो है ना रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल ही नहीं रहेगी, है ना। हाँ, मिनिमम लेकिन क्राइटेरिया ट्रायंगल का बोला हाँ, लेकिन दर्शन के हिसाब से तो ऐसा नहीं बन रहा, क्योंकि दो लोग भी, अगर ऐसा थोड़ी है कि भाई है। हाँ, मतलब दो लोग संबंध। होंगे तो झगड़ा ही करेंगे आपस में। सही बात है, हाँ, हाँ। झगड़ा झगड़ा करना है, डिस्ट्रिक्ट दो समझदार लोग हैं तो क्या वो झगड़ा ही करेंगे, क्योंकि तीसरा मेंबर नहीं है, है ना। हाँ जी। तो जी। इस तरह की चीज है ना। और तीसरे मेंबर से जरूरी नहीं स्टेबल ही हो, तीसरा मेंबर तो स्टेबल भी कर सकता है, दो की रिलेशनशिप को डिस्टेबल भी कर सकता है। हाँ, ठीक बात है। दोनों, वो तो संस्कार के ऊपर है ना। जी। तो फिर भी ये अच्छा बता रहे हैं कि उस पर हाईलाइट हो उस तीसरे का, तो वो रिलेटिव वाली रियलिटीज को भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। हम्म। तो इनका क्या अच्छा है उसको अपन दर्शन की रोशनी में हाईलाइट कर सकते हैं, कहाँ वो छूट रहे हैं उसका यहाँ पर ध्यान दिला सकते हैं, डिटेल कहीं और कर सकते हैं, ठीक जहां है। पर अपन मध्य दर्शन की डिटेल कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। हाँ, जी भैया। ठीक है। थैंक यू भैया। और सुनीता ठीक आंटी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, इसमें दो तीन बातें, मैं सुरेंद्र पाठक बोल रहा हूँ। जी जी, नमस्ते अंकल। जी, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है जी। वो इन थ्योरिस्टों के द्वारा निकाला हुआ नहीं है ना। जी। ये जो थ्योरिस्ट हैं इनके आधार पे कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई फैमिली चलती है एक भी, ना फैमिली में डिसइंटीग्रेशन हुआ है। इन लोगों ने कोई स्टडी की है, और खासकर वो स्टडी की है जो गठन की नहीं है, विघटन की स्टडी है ना। हाँ। तो परिवार का जो गठन है वो ट्रेडिशनली जो है रिलीजियस थियोलॉजीज में हुआ है। जैसे इंडु जो जिसको अपन सनातन धर्म कहते हैं ना, तो हम्म। हिंदू थियोलॉजी, क्रिश्चियन थियोलॉजी है ना, और इस्लामिक थियोलॉजी, इन सब में जो है परिवार की संस्था है। ओके। जैन और बौद्धों में भी परिवार का संस्था है ना। तो बेसिकली हमको परिवार की स्टडी करना है, तो हमको इन थियोलॉजीज में जाके देखना पड़ेगा कि ये गठन कैसे हुआ, और इस गठन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है ना। एक हम्म। बात तो ये है। दूसरी जी। बात है कि जो आदर्शवाद के कारण से परिवार में क्या समस्याएं आई, और भौतिकवाद के साथ परिवार में क्या समस्याएं आई, इनको हमको देखना पड़ेगा, जी। है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो थ्योरिस्ट लोगों को हम लोग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस ही दे रहे हैं, इसमें उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ओके। इन ये तो ना परिवार इन्होंने बनाया है ना, ना परिवार के जनक हैं, ना इनकी थ्योरी के आधार पे एक भी परिवार जीता है ना। एक जी। भी परिवार नहीं, इवन इनके खुद के परिवार भी इनकी थ्योरी के आधार पे नहीं जीते, है ना। तो जी। ये केवल शाब्दिक, जिसको अपन कहें भाषाई या एकेडमिक एक्सरसाइज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। तो रियलिटी का अध्ययन करना चाहिए हमको, है ना, जो वास्तविकता रही। जैसे हमारी परंपरा में परिवार जो है कैसे बने, फिर वो परिवार का कैसे विकास हुआ, संयुक्त परिवार तक हम कैसे पहुंचे, है ना। और उसमें
क्या प्रोविजंस थे, है ना, माता पिता पुत्र पुत्री आदियों के जो है क्या कर्तव्य दायित्व उसमें डिफाइन किए थे। जैसे मनु धर्म शास्त्र में क्या डिफाइन किया था। जैसे आज भी मनु धर्म शास्त्र के आधार पे लाखों परिवार हैं, है ना, जो मनु धर्म शास्त्र के आधार पे गठित हैं, है ना, या जिसको हम लोग इस्लामिक शरीयत कहते हैं उसके आधार से भी बहुत सारे परिवार हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ फैमिलीज में कि हिस्ट्री ऑफ फैमिली कहाँ से शुरू हुआ। दूसरी बात है कि फैमिली हिस्ट्री में रिलेशनशिप जो है वो कैसे डिफाइंड हुए, कैसे उसमें आकार लिया। तीसरी बात हमको ये देखना पड़ेगा कि उन रिलेशनशिप में जिसको हम लोग कर्तव्य दायित्व कहते हैं या आचरण कहते हैं उसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया। चौथा ये देखना पड़ेगा कि उसमें समस्या कहाँ से आना शुरू हुई, है ना। पांचवा ये देखना पड़ेगा कि उन समस्याओं के समाधान क्या है, जो मध्यस्थ दर्शन में वैकल्पिक रूप से परिवार की गठन गठन क्या है। मध्यस्थ दर्शन में अखंड समाज को परिवार कह रहे हैं और 10 सोपानी परिवार व्यवस्था की बात की गई है ना। जो परिवार व्यवस्था है वो 10 सोपानी है, तो 10 सोपानी परिवार को परिवार कह रहे हैं, उसको सम्मिलित रूप से। तो जो हम लोग उसमें से जो जिसको अभी आप परिवार कह रहे हैं उसको मध्यस्थ दर्शन ने परिवार ही नहीं माना है, उसको तो गठन भी नहीं माना है ना। जी। तो जो मध्यस्थ दर्शन के अनुसार से परिवार का जो गठन है वो परिवार के रूप में है, परिवार समूह परिवार के रूप में है ना, ग्राम परिवार के रूप में है, और ये विश्व परिवार तक जो है 10 सोपानी परिवार है। तो उन सबको मिला के मानव परिवार कह रहे हैं, है ना। तो मानव परिवार की अवधारणा जो है मध्यस्थ दर्शन में आई है। इससे पहले वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा भी जो है वो हमारी वैदिक परंपरा में रही है, और क्रिश्चियनिटी में वन फैमिली का कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियनिटी इस्लाम में वन फैमिली का कॉन्सेप्ट है। और कुछ और भी परंपराएं हैं, जैसे साउथ कोरिया में और अफ्रीका में अबंटू करके अफ्रीका में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वन फैमिली जैसा ही अवधारणा है। तो जो मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी अखंड समाज की बात कर रहे हैं या विश्व परिवार की बात कर रहे हैं, विश्व एक परिवार है ना, जिसको 10 सोपानी परिवार व्यवस्था कह रहे हैं, तो वैसी अवधारणाएं भी हमारी परंपरा में सारी रही हैं, अनेक थियोलॉजीज है ना। जैसे हिंदू थियोलॉजी में जो है वो वसुदेव कुटुंबकम रहा है। क्रिश्चियन जो ट्रेडिशन है उसमें वन फैमिली अंडर गॉड, इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट रहा है ना। तो हम लोग ये यदि परिवार और उसके रिलेशनशिप को अगर पढ़ाना चाहते हैं तो इसकी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। इसकी जो बुनियाद कहाँ से है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, है ना, जंगल युग से लेके कैसे परिवार कबीला युग में जाके कहीं डेवलप हुआ होगा, और फिर कैसे जो आचार्य लोग थे उस समय के, जो तत्कालीन आचार्य थे, उन्होंने परिवार के गठन का एक संकल्पना ली। धीरे धीरे उसका लोक व्यापीकरण हुआ, और ज्यादातर जो धर्मावलंबी हैं वो लोग परिवार को मानते हैं। जैसे जो जो मॉडर्न थियोरिस्ट हैं ये सब मटेरियलिज्म से प्रभावित हैं, और कार्ल मार्क्स जो है परिवार के विरोध में थे। कार्ल मार्क्स जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी के जो है सबसे प्रमुख नाम माने जाते हैं, वो परिवार को नहीं मानते थे। वो कहते थे परिवार ठीक नहीं है। तो परिवार को धीरे धीरे मटेरियलिज्म ने तोड़ने का काम किया, और उसका जो प्रभाव आया उससे फिर यूनिट फैमिली बनी, है ना। यूनिट फैमिली से अभी सिंगल पेरेंट्स फैमिली हो गई। अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे हायर रेट है सिंगल पेरेंट सोसाइटी का। लगभग 32% सिंगल पेरेंट सोसाइटी है। 2.3 है ना करोड़ बच्चे जो हैं सिंगल पेरेंट्स हैं। वहां तो पेरेंट्स भी नहीं है, यानी माता पिता भी नहीं है ना। 2.3 करोड़ बच्चे, यानी ऑलमोस्ट एवरी थर्ड चाइल्ड, है ना, वो सिंगल पेरेंट्स में है। इसके बाद भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 3 करोड़ बच्चे जो हैं वो माता पिता से विहीन है, जिनको अनाथ बोलते हैं, है ना। भारत में 30 मिलियन बच्चे जो है अनाथ हैं, जिनके पेरेंट्स ही नहीं है। उनमें से कई बच्चे जो हैं वो स्ट्रीट चाइल्ड हैं,
मतलब जिनका कोई परिवार ही नहीं है, भाई भी नहीं है, माता पिता तो दूर की बात है ना, उनका भाई है, कोई रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार के भी जो है टूट टूट के टुकड़ा होते होते हम यहाँ तक पहुंच गए। अब ये जो समस्या को यदि हम समग्रता में देखेंगे, तभी मध्यस्थ दर्शन में जो नागराज बाबा जी ने समाधान प्रस्तुत किया है परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का, और परिवार को एक नए तरीके से डिफाइन किया है, और परिवार में सभी संबंधों को एक नए तरीके से परिभाषित किया, तब उसका प्रयोजन समझ में आएगा, अदरवाइज पर्पस ही समझ में नहीं आएगा। यदि हम इसको केवल जिसको हम लोग बायोलॉजिकल परिवार कह रहे हैं, यदि उसकी सीमा में अध्ययन करेंगे, तो नागराज जी ने बायोलॉजिकल परिवार का कोई विकल्प नहीं दिया है ना। उन्होंने जो विकल्प दिया है उसको हम ये कह सकते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम कैसे प्रमाणित हो सकता है, उसका जो परिवार के रूप में जो 10 सोपानी परिवार है, वो एक सूत्रित होके कैसे वसुदेव कुटुंबकम को या वन फैमिली को जो है वो चरितार्थ कर सकते हैं, उसका डिजाइन उन्होंने दिया है ना। तो उसी को कह रहे हैं कि ये सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से परिवार को डिफाइन किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो बकवास करने वाले जो थ्योरिस्ट हैं, जिन्होंने केवल किताबें लिखी हैं और वो किताबें लाइब्रेरियों में सड़ रही हैं, उनके आधार पे कोई ट्रेडिशन नहीं बनी है, ना परिवार टूटे भी नहीं उनके आधार पे। परिवार टूटने के अलग कारण हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से परिवार टूटे हैं, जैसे जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर के बढ़ने से परिवार टूटे हैं, मटेरियलिज्म से परिवार टूटे हैं, और कुछ परिवार हमारी आदर्शवादी परंपराओं में भी टूटे, जैसे संन्यास की विरक्ति की जो परंपराएं थी, उसमें भी परिवार टूटने का काम जो है वो हुआ है। फिर इसके बाद जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने परिवार की बहुत उपेक्षा की, है ना, परिवार को कहीं डिस्कस ही नहीं किया। उसके कारण से जो गांधीवाद है उसमें भी एक बड़ा गैप दिखता है कि उन्होंने परिवार को, यही गैप जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी दिखता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो परिवार से मुक्त प्रचारकों को, और वो प्रचारक जो है राष्ट्र के लिए काम करेंगे, परिवार के लिए काम नहीं करेंगे। तो इसके कारण से परिवार टूटने का काम हुआ है, या परिवार के प्रति अप्रवृत्ति बनी है ना। और इसीलिए जो परिवार में जो संस्कार होता था, वो संस्कार भी अभी खत्म हो गया, टूट रहा है, धीरे 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 खत्म हो रहा है। भारत में भी सिंगल पेरेंट्स का परसेंटेज 5 के आसपास है, 5% है। भारत में डाइवोर्स का रेट भी 5% है। 2011 में डाइवोर्स का जो रेट है वो 3.1 था, और अभी जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है वो 10 साल में ही हम लोग 2% और आगे बढ़ गए, लगभग 5% के लगभग डाइवोर्स है। तो यदि हम इस किताब लिखते हैं तो ये सब डाटा भी उसमें डिस्कस होना चाहिए। तो अभी इतनी ही बात रखना थी, फिर कभी और विस्तार से बात करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल काका, काफी इंसाइटफुल रहा। हम लोग ये मे बी एक इंडियन पर्सपेक्टिव को इसमें ऐड करके थोड़ा उस तरह से कर सकते हैं। इसको मैं कोशिश करती हूँ और फिर बिल्कुल ग्रुप पे शेयर करूंगी। और किसी का कोई फीडबैक या कुछ सजेशन हो तो प्लीज बताइए। नितिन, जो पाठक भैया ने बोला है ना, उसी तरह से अपन को इसको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे भैया कह रहे हैं ना कि हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ जो फैमिली, जो भारत में जो आश्रम व्यवस्था थी, तो जैसे ये बता रहे हैं अपन को, फिर ये पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा, अगर, क्योंकि ये आपका टॉपिक है। तो वैसे सोशियोलॉजी में भी बहुत हम लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, लेकिन आपको शायद इस तरह से वापस एक बार सनातन धर्म में वैदिक पीरियड में किस तरह से फैमिली ओरिजिन हुई और कैसे आश्रम व्यवस्था बनी, जैसे ये बता रहे हैं। तो हमको उसके हिस्ट्री में जाके वी हैव टू लुक इनटू कि व्हाट वाज द डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली, कैसे न्यूक्लियर तो उस समय ये कोई कंसेप्ट ही नहीं था, जॉइंट फैमिली सिस्टम ही था। और फिर सेकंड पॉइंट जो अभी इन्होंने इंडिकेट किया कि व्हाई दे ब्रोक, ये जो सिस्टम क्यों टूटा, तो फिर उसमें अपन को यूरोपियन हिस्ट्री में जो बताते हैं कि उसका मेन टूटने के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जैसे भैया ने बताया। तो ये सारे पॉइंट फिर आप नोट भी करते जाओ, अगर आप अपने नेक्स्ट आर्टिकल में डालते जाओ तो। हाँ, मैंने ये सब नोट डाउन तो किया, मैं आगे और हाँ, कोशिश मेरे करूंगी। को एक बात और याद आ गई
जी कि जी जो भैया। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें लगभग 1 करोड़ हाँ के लोग जो हैं, 1 करोड़ 22 लाख लोग विकिपीडिया के अनुसार जो है वो मरे थे। उसमें जी जी भैया। ज्यादातर हाँ पुरुष थे, है ना। हाँ और उसके बाद जो वार की विभीषिका के कारण मरे उनकी संख्या लगभग 10 करोड़ थी। उसके साथ जी उसके कारण से स्त्री पुरुष का अनुपात भी जो है वो बिगड़ गया, भैया, टूटा है है ना। और इस फैमिलीज उससे टूटी भी हैं। परिवार टूटने का काम हुआ है। तो टूटे, सेकेंड हाँ वर्ल्ड भैया। वार भी एक बड़ा कारण था। और अभी भी जी भैया। दुनिया में जहां भी वार होते हैं उसमें मोस्टली पुरुष लोग मारे जाते हैं, है ना। क्योंकि पुरुष ही लड़ते हैं। बहुत कम देश हैं जहां पर स्त्रियां जो हैं वो वार में शामिल होती हैं। और आर्मी में उनका जगह होता है, तो इसलिए आर्मी जहां भी मरती है उसमें बड़ी संख्या में पुरुष लोग ही मरते हैं। पहले जी भैया। जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे इंडिया में, तब उन्होंने हमारी महिलाओं के साथ जो है वो दुराचार किया और उनको मारा, धर्मांतरण किया। उससे भी परिवार जो है वो व्यवस्था चरमराई है। तो युद्ध वाला एक एंगल भी हमको लेना चाहिए कि युद्ध कैसे परिवार को तोड़ने का काम किया युद्ध ने। जो वुमन मूवमेंट का जो सेकेंड वेव है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही आया था। और थर्ड जी वेव आया है जो जिसको ना एक सेकेंड तो सेक्स रेडिकल करके एक फेमिनिज्म। किताब, हाँ हाँ जी भैया, सेकेंड सेकंड सेक्स सेक्स करके रेडिकल जो एक, फेमिनिज्म। हाँ, रेडिकल फेमिनिज्म जो आया है, फेमिनिज्म, यस वो जो भैया, हाँ जी। फ्रांसीसी लेखिका थी ना, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो आपके उसने, घर ऊपर पड़ी हुई है कुंदन। हाँ हाँ हाँ, आपने देखी होगी। हाँ जी भैया। तो हाँ उसने जो किताब लिखी और जो खासकर उसने मटेरियलिज्म के ऊपर अटैक किया, क्योंकि मटेरियलिज्म ने फैमिली रिलेशनशिप को जो है तोड़ दिया, उसकी उपेक्षा की, उसको तोड़ने का काम किया। और उसके कारण से महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ। और उसने इस बात को भी उठाया कि जो ह्यूमन राइट है वो ह्यूमन राइट भी फैमिली के लिए नहीं हुआ, खासकर स्त्रियों के लिए जो है ह्यूमन राइट का कोई फायदा नहीं हुआ। और इसीलिए उसने वुमन ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट दिया था कि वुमेन्स के लिए एक अलग से ह्यूमन राइट होना चाहिए। और उसी के बाद जो है ये ह्यूमन राइट के पैरेलल जो है वुमन कमीशंस बने पूरी दुनिया में। यूनाइटेड नेशन में उस पर डिस्कशन हुआ और फिर इसके बाद वुमन कमीशन बने। अभी यदि आप उसको देखेंगे, यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो उनमें से कम 6-7 गोल ऐसे हैं जो फैमिली को सपोर्ट करते हैं। मैं उनका कुछ एक भाग जो है वो आप इसमें शेयर कर दूंगा। वो आपके लिए उपयोगी रहेगा कि अभी पूरी दुनिया में जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भी फैमिली इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की बात आई। तो टोटलिटी में यदि हम लोग इसको लेते हैं तब ये पुस्तक जो है आपकी बहुत उपयोगी हो सकती है। जी भैया। जी काका, बिल्कुल। और किसी का कुछ फीडबैक हो तो हम लोग, देवेंद्र काका, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सभी को नमस्ते। नमस्ते। जो मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था आज के सेशन को वो था कि कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी जो फैमिली के ऊपर है इस पर आपका प्रेजेंटेशन है, लेकिन वो उम्मीद से कई गुना ज़्यादा हो गया, जिसमें बाग मुकुंद भैया जी और सुरेंद्र भैया जी का जो सजेशंस आए और ध्यान आकर्षण हुआ तो काफ़ी वर्थ रहा। यही मेरा रिएक्शन है। पापा कंक्लूड कर सकते हैं, फिर 1 ही मिनट बचा है अगर। हाँ, एक चीज मैं ये बोल रहा था कि जी जी जैसे भैया। आप ये सारा कोर्स कंटेंट बना रहे हैं तो ये एक साइकोलॉजी के कोर्स में डालने के हिसाब से बना रहे हैं ना। जी भैया। हाँ, तो मतलब मैं वो बोल रहा था कि जैसे ये थोड़ा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन इसको मतलब साइकोलॉजी